दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इंडियन आर्मी की वीरता और विजय की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी, वो वीर था हिंदुस्तानी। दिन है 10 सितंबर और गाजीपुर जिले के धामपुर गांव की प्राथमिक पाठशाला में किसी राष्ट्रीय त्योहार की जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरे स्कूल को तिरंगे से सजाया गया है। स्कूल ग्राउंड में बच्चे फर्श पे कतार में बैठे हैं। उनके सामने रखी टीचरों की कुर्सियों के बगल में ही रखी एक टेबल पे सफेद चादर बिछी है और उसके ऊपर रखी है भारत माता की तस्वीर के साथ ही परमवीर चक्र अब्दुल हमीद की तस्वीर। लेकिन उस पे कोई माला नहीं चढ़ी है, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है कि वीर कभी मरते नहीं। ये वही प्राथमिक पाठशाला है जहां से अब्दुल हमीद ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। अब्दुल हमीद 1965 के हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने अकेले ही अपने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए थे। तभी से 10 सितंबर का दिन, जो उनकी शहादत का दिन भी है, उसे गांव वाले शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। स्कूल में इकट्ठा होकर जहां छोटे बड़े कार्यक्रम रखे जाते हैं, बच्चों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है और सुनाई जाती है वीर अब्दुल हमीद की वीरता की कहानी। पहले ये कहानी सुनाने उनकी पत्नी रसूलन बी और पोता जमील आते थे, और जब वो पूरे जोश से बच्चों को सुनाते थे कि हमारे गाजीपुर का सबसे प्रसिद्ध नाम है वीर अब्दुल हमीद। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कक्षा 6 में मेरी किताब में मेरे दादाजी के नाम का एक अध्याय भी था। मेरे मास्टर जब उसको पढ़ाते थे तो मैं फख्र से उनको बोलता था कि ये तो मेरे दादाजी हैं। जब उनका पोता जमील ये कहता था तो गांव वालों और स्कूल के बच्चों की तालियां गूंज उठती थीं। कईयों ने तो जमील से उनके दादाजी की कहानियां सुन सुनकर ही एक सच्चा देशभक्त बनने के सपने देख लिए थे। लेकिन गुजरते वक्त और ढलती उम्र के चलते अब जमील और रसूलन भी यहां नहीं आ पाते हैं। अब वो इस गांव में भी तो नहीं रहते। कई साल पहले वो लोग धुलापुर रेलवे स्टेशन के पास रहने चले गए। रसूलन बी की आंखें कमजोर पड़ गई हैं और जमील ने भी ढलती उम्र की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इतनी दूर आ पाना उनसे बनता नहीं है। कोई बात नहीं, आज उस वीर की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। धामूपुर गांव में कटाई के लिए तैयार फसल के बीचों बीच एक खंडहर नुमा हालत में जो एक पुराना मकान खड़ा है ना, कई साल पहले यहीं पे अब्दुल हमीद अपनी सिलाई मशीन के साथ बैठे लोगों के कपड़े सिया करते थे। उनके पिता दर्जी थे, इसलिए देश सेवा में खुद को न्यौछावर करने के पहले तक हमीद अपने पिता के कंधों का बोझ बांटा करते थे। हमीद बचपन से ही स्वाभिमानी थे। वो मेहनत करके सम्मान भरी जिंदगी जीने में विश्वास रखते थे। अपनी जरूरतों के लिए मुफ्त के पैसे या मांग के पैसे लेना उनकी फितरत नहीं थी। उनके इसी स्वाभिमान का एक किस्सा गांव वालों से जरूर सुनने को मिल जाता है। हुआ यूं कि पास के गांव के हसीन अहमद जमींदार ने, जो खुद भी एक निशानेबाज थे, एक बार एक खास चिड़िया को मार गिराने वाले को इनाम में बड़ी रकम देने की घोषणा की, क्योंकि वो खुद उस चिड़िया को मार नहीं पा रहे थे। जब हमीद को पता चला तो उन्होंने अपने दोस्त बच्चू को बुलाया और बोले, तेरी बंदूक ला, मैं चिड़िया तो मार दूंगा लेकिन इनाम का पैसा लेने जमींदार के घर नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने बच्चू की बंदूक से एक ही बार में चिड़िया को मार गिराया। ये वो वक्त था जब ये सब कानूनी हुआ करता था। जब उनकी जगह बच्चू जमींदार के घर इनाम के पैसे लेने गया तो उसने देने से मना कर दिया और हमीद को ही आने को कहा, जिस पे वो बोले थे, मैं गरीब भले हूं लेकिन बख्शीश लेने नहीं जाता। उसके बाद जमींदार को पैसे खुद हमीद के घर भिजवाने पड़े थे। वो स्वाभिमानी थे, शायद इसीलिए बचपन से एक सैनिक बनने का सपना देखा करते थे। हमीद महज 20 साल के थे जब बनारस में उनकी सेना में भर्ती हो गई। नसीराबाद के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में भेज दिया गया। 1962 में वे नेफा में थांग ला में 7 माउंटेन ब्रिगेड माउंटेन डिवीजन की तरफ से लड़े।
जब पाकिस्तान ने कच्छ के रन इलाके पर अप्रैल 1965 में आक्रमण किया तो एक अच्छे निशानेबाज होने के नाते उन्होंने युद्ध का रुख पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि 1965 के युद्ध में जाते वक्त उनकी पत्नी रसूलन बी को लग रहा था कि शायद वो अब वापस नहीं आएंगे। उनके अनुसार जब हमीद जा रहे थे तो कई सारे अपशकुन हो गए थे और उन अपशकुनों में रसूलन भी यकीन करती थीं। उस दिन हमीद अपने बिस्तर बंद को घुटनों से दबाकर मोटी रस्सी से उसे बांध रहे थे। जब वे उसे कसकर उसमें एक और गांठ लगाने लगे तो रस्सी टूटकर उनके हाथ में आ गई। बिस्तर बंद पूरा खुल गया और उसके अंदर की चीजें बिखर कर नीचे गिर गईं। उन चीजों में वो मफलर भी था जो रसूलन ने पड़ोस के गांव के मेले से उनके लिए खरीदा था। रसूलन की आंखें भर आईं। वो बोली, ये तो बहुत बुरा अपशगुन है, आप मत जाइए। जिस पे हमीद बोले थे, मैं नहीं रुक सकता, मुझे अपनी बटालियन को ज्वाइन करना है। फिर उन्होंने रसूलन की आंखों से लुढ़क कर उसके गालों को भिगो चुके आंसुओं को पोंछ के कहा, तो चिंता क्यों करती है पगली? मैं 1962 की लड़ाई में ठीक ठाक नहीं लौटा था क्या? इस बार भी दुश्मन को खदेड़ के वापस आऊंगा। हमीद ने फिर अपना बिस्तर बंद बांधा और चल पड़े। उस दिन हमीद न रसूलन के रोकने से रुके, न किसी दोस्त न रिश्तेदार के रोकने से। जब उनके दोस्त बच्चू सिंह उनका ट्रंक और होल्डॉल साइकिल पे लादे उनके साथ जा रहे थे, तभी उस साइकिल की चेन भी टूट गई। साथ चल रहे गांव वालों ने इसे भी अपशकुन माना और उन्हें एक रात रुककर अगली सुबह की ट्रेन पकड़ने की गुजारिश की, लेकिन हमीद ने किसी की नहीं सुनी। एक सच्चे देशभक्त के आगे कोई भी बहाना काम नहीं करता। वो अपने गांव, अपने घर, अपने रिश्तों को भूलकर देश से रिश्ता निभाता है। उन हजारों देशवासियों से रिश्ता निभाता है जो उसे जानते भी नहीं। हमीद को न कोई अपशकुन रोक पाया और न ही कम हथियार होने की शंका। उस वक्त 1962 की लड़ाई से देश पूरी तरह उबर नहीं पाया था। सेना के पास पर्याप्त सैनिक और शस्त्र नहीं थे। हमारी पूरी ताकत महज आरसीएल गनों पर टिकी थी। आपको बता दूं कि ट्यूबलाइट से आकार की दिखने वाली एक लंबी सी गन होती है। इन्हें तोप का एक बहुत छोटा सा रूप भी कहा जा सकता है, जो एंटी टैंक के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इस छोटे से हथियार के दम पे हिंदुस्तान कैसे खुद को बचाएगा, यही सोच के पाकिस्तान ने उस वक्त आक्रमण कर दिया था। तब अमेरिका ने भी उसका साथ दिया था। 200 पैटर्न टैंक, 2 बमवर्षक जहाजों के बेड़े, 4 सबर जेट के बेड़े और एक सुपरसोनिक फाइटर का बेड़ा पाकिस्तान को अमेरिका से मिला था। उसी के दम पे उन्होंने कच्छ के रन पे हमला कर दिया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन युद्ध विराम समझौते पे दस्तखत के बाद कुछ दिन के लिए सब शांत हो गया। फिर कुछ ही महीनों बाद अगस्त 1965 की शुरुआत में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में विद्रोह भड़काने की मंशा से चुपचाप अपने सैनिकों की घुसपैठ शुरू कर दी। इस घुसपैठ का मकसद जम्मू और कश्मीर में भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह भड़काना था। 15 अगस्त के दिन भारतीय सेना लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी और उसने गुरिल्लाओं के अड्डों को तबाह कर हाजीपीर जैसे इलाकों पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने अखनूर पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा और फिर 6 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघने के खिलाफ आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। वो 8 सितंबर की सुबह थी। 9 बजे थे। खेत में गन्ने की फसल लहलहा रही थी। हमीद जीप की पैसेंजर सीट पे बैठे थे। जीप के ऊपर आरसीएल गन लगी थी। खेतों के बीच से आती हवा की सरसराहट से हमीद सतर्क थे। चीमा गांव को पार करने के बाद उनकी जीप मिट्टी की संकरी सड़क पे धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। उन्हें पता था कि पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों की पूरी रेजिमेंट को लेके हमला बोल दिया है और वो फॉरवर्ड पोजीशन तक घुस आए हैं। पहले उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों की घरघराहट सुनाई दी, फिर उन्होंने कुछ टैंकों को अपनी बटालियन की तरफ आते देखा।
खड़ी फसल की आड़ लेकर उन्होंने अपनी बंदूक दुश्मन की दिशा में तानी और दुश्मन के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। दुश्मन चौकन्ना न हो जाए इसलिए हथगोला फेंकने वाले सैनिक भी बिना आवाज किए छुप के खड़े थे। जैसे ही टैंक 30 गज के दायरे में आए, उन्होंने गन लोड करके फायर करने को कहा। वो बम को ऊपर जाते हुए और दुश्मन के पहले टैंक की तरफ गिरते हुए देख रहे थे। वो अभी अपनी दूरबीन आंख के आगे लगा भी नहीं पाए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। उनकी आंखों के सामने दुश्मन का पहला टैंक जल रहा था। हमीद और उनके साथी खुशी से उछल रहे थे। उनके मुंह से निकला शाबाश, और सभी ने मुस्कुरा के एक छोटा सा जश्न मना लिया। उसी धमाके से घबराकर पीछे आ रहे 2 टैंक भागने लगे तो उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी मोड़कर चलाने को कह दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही लगभग 11:30 बजे के आसपास उनकी बटालियन पे बमबारी शुरू हो गई। उन्हें एक बार जानी पहचानी घरघराहट सुनाई दी। उन्होंने दूरबीन से देखा तो 3 और टैंक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी जीप खेत के बीचों बीच खड़ी करवा दी ताकि झाड़ियों में छुप के वो दुश्मन को नजर न आए, और अपनी बंदूक तान के खड़े हो गए। जैसे ही टैंक नजदीक आए, उन्होंने लोडर को इशारा किया। उनकी नजरें बम की लीक पे गड़ी थीं। बम निशाने पे जाके लगा और एक और टैंक उनकी आंखों के सामने आग के हवाले हो गया। बाकी 2 टैंकों पे तैनात पाकिस्तानी फौजी अपने टैंक छोड़ के भाग गए। दिन खत्म होने तक हमीद 2 टैंक उड़ा चुके थे और 4 को उनका दुश्मन खुद ही डर के छोड़ के भाग गया था। चूंकि दुश्मन के टैंक उसी रास्ते से आ रहे थे, इसलिए इंजीनियर्स को टैंक उड़ाने वाली सुरंगें बिछाने को कहा गया। कम वक्त में भी इंजीनियर्स ने जितना मुमकिन था अच्छा इंतजाम कर दिया। ये साफ था कि बटालियन पर पाकिस्तानी हथियारबंद फौज द्वारा ब्रिगेड स्तर का हमला किया जा रहा था, यानी बहुत बड़ी संख्या में हमला किया जा रहा था, और उनका सामना उन्हें अपनी RCL गन से करना था। लेकिन जवानों को इसकी कोई खास फिक्र नहीं थी। अपनी शुरुआती सफलता की वजह से उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। अगली सुबह हमीद ने वापस लौटकर अपनी RCL गन से दुश्मन के 2 और टैंक उड़ा डाले। बटालियन को पाकिस्तान जेट्स के हवाई हमले भी झेलने पड़े, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। दिन ढलने तक हमीद और उनकी टीम ने दुश्मन के 2 और टैंक उड़ा डाले थे। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। 1965 के उस युद्ध में कितने टैंक उड़ाए गए, कितने बचे, और जो बचे उनसे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी यह भी है। उत्तर के युद्ध के बाद पाकिस्तानियों द्वारा पीछे छोड़े गए पैटर्न टैंकों को बाद में ट्रॉफी के रूप में इकट्ठा किया गया। भिकी विंड नाम की जगह पे ऐसे 70 टैंक खड़े थे। वहां रहने वाले लोग इन टैंकों की वजह से उस जगह को पैटर्न नगर कहने लगे थे। युद्ध विराम के बाद भिकी विंड में टैंकों का एक कब्रिस्तान बन गया था। वहां के लोगों के लिए ये उनके वीर जवानों की जीत का, उनकी कुर्बानी का, उनकी जंग का एक अनोखा स्मारक था। कुछ समय तक इन टैंकों की प्रदर्शनी वहीं लगी रही। फिर उन्हें देश भर में स्थित सेना की अलग अलग छावनियों में भेज दिया गया, जहां वे बतौर वॉर ट्रॉफी प्रदर्शनी के लिए आज भी रखे हुए हैं। हालांकि हमीद ने कितने टैंक उड़ाए इस बात में अस्पष्टता ही रही। कहीं 3 लिखे हैं, कहीं 4, तो कहीं 7। उनके पोते जमील अक्सर कहते हैं कि अगले दिन भी दादाजान जंग के मैदान में थे, उन्हें 3 और टैंक उड़ाने थे। ये कहानियां जमील ने उन जवानों की जबानी सुनी थी जो युद्ध से जिंदा लौट आए थे और जिनकी मृत्यु अभी कुछ साल पहले ही हुई थी। लेकिन अब्दुल हमीद की इस नई उपलब्धि का जिक्र उनके रिकॉर्ड में कभी नहीं आ पाया, क्योंकि उनका प्रशस्ति पत्र पहले ही जा चुका था। जमील के मन में यह अफसोस अब भी है कि उनके दादा को उनका पूरा श्रेय मिल नहीं पाया। अब्दुल हमीद के जंगी साथियों की जबानी सुने और अनकहे इतिहास के पन्नों को खंगालें तो 10 सितंबर के उस भारी दिन की पूरी कहानी शब्दों में कह पाना बहुत कठिन लगता है। धामूपुर के एक आंगन में एक तरफ सिलाई मशीन की खड़खड़ लगातार चल रही थी
और दूसरी तरफ रेडियो की खर-खर के बीच जंग की खबरें मिल रही थीं। रसूलन को उम्मीद थी कि जिस तरह उनके शौहर 1962 की जंग के बाद लौट आए थे, इस बार भी लौट आएंगे। उनके बच्चे अपनी मां के आसपास ही चिपके बैठे थे। वो बड़े हो गए थे, लेकिन पिता की जंग की खबरें उन्हें मां के आंचल में समेट लाती थीं। उनकी मां भी कभी बच्चों को हिम्मत देती, कभी खुद ही हिम्मत हार के घर के दरवाजे के चक्कर लगाती रहती। लेकिन शायद इस बार एक पिता को, एक शौहर को नहीं लौटना था। कोई दुआ, कोई फिक्र, कोई चक्कर काटना अब उन्हें वापस नहीं बुला पा रहा था। वो युद्ध का तीसरा दिन था। जितनी मिन्नतें अब्दुल हमीद के घर से मांगी जा रही थीं, उतनी ही दुआओं से ऊपर वाले को पूरा गांव जगा रहा था कि या खुदा मेरे देश को महफूज भी रखना और किसी को बेवा भी मत करना, किसी को अनाथ भी मत करना, किसी के बुढ़ापे का सहारा भी मत छीनना। लेकिन इन सभी दुआओं की पहुंच से बहुत दूर युद्ध क्षेत्र में वीर सिपाही सिर्फ एक ही तरफ नजर टिकाए हुए थे, दुश्मन की तरफ। फोर्ट ग्रेनेडियर्स के ऊपर दुश्मन की तरफ से भारी बमबारी हो रही थी। उसके बाद दुश्मन ने टैंक से एक बार फिर हमला बोल दिया। वो 3 टैंकों के त्रिकोण में आगे बढ़ रहे थे। हमीद झाड़ियों के पीछे छिप गए और जैसे ही पहला टैंक उनके नजदीक आया, उन्होंने उड़ा दिया। उसी वक्त टैंक से चला एक बम का गोला उसी जगह आके गिरा जहां वो थोड़ी देर पहले खड़े थे। लेकिन खुशकिस्मती से ग्रेनेडियर्स ने अपनी जगह बदल ली थी और पास ही की झाड़ियों के पीछे से वो दुश्मन के अगले टैंक पे निशाना साधे हुए थे। अब तक बमबारी शुरू हो गई थी। जीपें दुश्मन के टैंकों की नजर में आ चुकी थीं और उन्होंने उन पे गोलाबारी शुरू कर दी थी। हमीद बार बार अपनी पोजीशन बदलकर गन्ने के खेतों के पीछे खुद को छुपाकर उन्हें चकमा दे रहे थे। एक टैंक उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास जगह बदलने का वक्त नहीं था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। दोनों ने एक दूसरे को निशाने पे लिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों के निशाने लक्ष्य पे जाके लगे। तेज धमाके के साथ आग और धुआं उठने लगा। हालांकि टैंक उड़ चुका था, लेकिन उसका एक बम जीप पे आके गिरा। बम के धमाके से जीप हवा में उछल गई। जवान दर्द से चीखने लगे। एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। बीच बीच में सिर्फ आग के चटखने की आवाज आ रही थी। अब्दुल हमीद शहीद हो चुके थे। मरने से पहले उन्होंने दुश्मन के 60 टैंकों का खात्मा कर दिया था और कुछ टैंकों को डर के मैदान छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। हथियारबंद संरचना के साथ भी इतने टैंकों को उड़ाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। मिलिट्री इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक हथियारबंद डिवीजन के साथ महज आरसीएल गन का इस्तेमाल करते हुए एक जंग लड़ी गई। जंग के बाद उस बटालियन को बैटल ऑफ ऑनर से नवाजा गया और उस उपलब्धि, साहस और बहादुरी के लिए अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। मिलिट्री से जुड़ी इस ऐतिहासिक कहानी में अब्दुल हमीद हमेशा के लिए अमर हो गए। बस इतनी सी थी ये कहानी।